नमस्कार। मैं डॉक्टर नियति कल्प, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची। मैं आज बीए हिंदी सेमेस्टर 6 के डीएससी पत्र 3 के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि की वैभवशीलता पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त सांस्कृतिक गरिमा के रक्षक तथा राष्ट्रीय चेतना के यशस्वी कवि हैं। उन्हें अपने देश की धरती से अपार स्नेह और प्रेम है, इसी कारण उसे वे बारंबार नमन करते हैं। उनकी रचनाएं उन्हें अत्यधिक प्राणवान और लोकप्रिय बनाती हैं। प्रस्तुत कविता मातृभूमि स्वदेश संगीत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ। इस कविता में कवि अपनी मातृभूमि भारतवर्ष को साकार सगुण रूप में देखकर उसके सौंदर्यशाली वैभव को चित्रित करता है। वह भारत की असीम उदारता और उसकी कृपा का ऋणी है। कवि की भावपूर्ण वंदना कविता की इन प्रारंभिक पंक्तियों में द्रष्टव्य है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, वंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। परमात्मा की सगुण साकार मूर्ति के रूप में भारत माता के इस अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यंजना दर्शनीय है। शेषनाग के फन के सिंहासन पर आकाश रूपी नीले अंचल एवं हरित धरती रूपी हरे परिधान में सूर्य एवं चंद्रमा के जोड़े मुकुट से सुसज्जित समुद्र रूपी करधनी धारण किए हुए मातृभूमि ईश्वर के सगुण रूप में विराजमान है। नदियाँ इसकी प्रेम प्रवाह हैं और फूल एवं तारे इसकी साज सज्जा। कलरव करने वाले पक्षी वंदी गण हैं और बादल अपनी जल वर्षा कर इसका अभिषेक करते हैं। कवि इस रूप पर बलिहारी है, उसे मातृभूमि की यही सगुण मूर्ति यथार्थ में ईश्वर जान पड़ती है। जब शिशु मृतक के समान अशक्त और विवश आंखें मींचे माता के गर्भ से बाहर आता है, तो मातृभूमि ही उसका अवलंब बनती है, सहारा बनती है। साथ ही कवि मातृभूमि को माता मही की संज्ञा देता है। यह संदर्भ आम जनजीवन से गृहीत है, जहाँ शिशु के जन्म के साथ ही शिशु और माता की देखरेख की जिम्मेवारी माता मही अर्थात नानी उठा लेती है। बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन का स्वर्ण काल होता है। फलतः कवि को स्मरण है मातृभूमि की धूल में लोटना और घुटनों के बल सरकना। वह कहता है कि बाल्यावस्था का स्वभाव परमहंस के समान शांत, मुक्त, निर्दोष और आनंदप्रद होता है। मातृभूमि का ही यह अनुग्रह है कि धूल में पड़े रहने के बाद भी हमें धूल भरे हीरे की उपमा बाल्यावस्था में मिलती है। कवि उस मातृभूमि की गोद में और उससे प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण कर बेहद आनंदित होता है। कवि को इस सत्य की अनुभूति है कि मातृभूमि ही हमारे पालन पोषण और जन्म का कारण है। उसी ने हमें अपने वक्ष स्थल पर धारण किया है। गगनचुंबी भवन और महल उसी पर निर्मित हैं। कवि को यह भी भान है कि यदि मातृभूमि की शरण उपलब्ध ना हो तो सभी प्राणी काल के गाल में समा जाएंगे। कवि पुनः मातृभूमि के उपकार भाव का स्मरण करते हुए कहता है कि मानव जीवन का एकमात्र आधार मातृभूमि ही है। कृषि कर्म द्वारा अन्न को उपजाना और भूख से बच पाना भी मातृभूमि की कृपा से ही संभव है। यदि कृषि कार्य द्वारा अन्न की उपलब्धि ना हो तो सभी प्राणी भूख से व्याकुल होकर देह त्याग कर देंगे। मातृभूमि की त्यागशीलता को ध्यान में रखकर कवि कहता है कि हमें सारे सुखों का भोग इसी मातृभूमि से प्राप्त हुआ है, जिसका कोई प्रति उपकार संभव नहीं है। हमारी यह देह भी इसी की मिट्टी से निर्मित है तथा इसी की सरसता में सनी और डूबी हुई है।
जीवन का अंत होने पर इस देह को अचल देख मातृभूमि ही इसे पुनः अपनाएगी, अर्थात यह देह पुनः इसी मिट्टी में मिल जाएगी। कवि मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहता है कि जितने भी मित्र हैं, स्वजन हैं, जो मलिनता को हर लेने में सक्षम हैं, जिन्हें देखकर मन उल्लास से भर जाता है, जिनसे आजन्म रिश्ता नाता है, उन सब में भी मातृभूमि के ही तत्व विद्यमान हैं। अतः यह मातृभूमि हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सदैव वंदनीय है। मातृभूमि का स्वच्छ जल अमृत के समान है तथा इसका शीतल, मंद और सुगंधित पवन थकान हर लेने में सक्षम है। भारत भूमि की 6 ऋतुएं तरह तरह से यहाँ दृश्य संयोजन करती हैं। हरी घास मखमल के समान मनोहर और मनभावन जान पड़ती है। रात्रि में चंद्रमा पवित्र चांदनी की अनवरत वर्षा करता है, वहीं दिन में सूर्य अंधकार को विनष्ट कर देता है। यहाँ सुंदर सुगंधित पुष्प विकसित होते हैं तथा विविध प्रकार के अमृत के समान मधुर फल उपलब्ध हैं। यहाँ तरह तरह की औषधियों का अक्षय भंडार है। साथ ही विविध धातुओं और रत्नों से परिपूरित अनेक खानों की उपलब्धता से यह धरती समृद्धमयी है। इसी कारण हमारी मातृभूमि का नाम वसुधा एवं धरा पूरी तरह सार्थक और संगत है। दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रेणियों की श्रृंखलाएं मातृभूमि के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। आकाश में आच्छादित श्याम वर्ण मेघ भारत माता की वेणी अर्थात चोटी के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे नदियां दासी रूप में मातृभूमि के पैर पखार रही हैं तथा वृक्ष समूह पुष्प वर्षा कर पूजा कर रहे हैं। सुगंधित एवं शीतल मलय पवन मानो इस पर चंदन का लेप अर्पित कर रहा है। अपने प्राकृतिक और मन भावन सौंदर्य द्वारा मातृभूमि सबके हृदय में सात्विक भावों का संचार करती है। मातृभूमि के ढेर सारे गुणों की चर्चा के क्रम में कवि कहता है कि मातृभूमि क्षमाशील, दयामयी, सबका कल्याण करने वाली, सुधामयी, वात्सल्य और प्रेम का अनवरत संचार करने वाली है। इतना ही नहीं, वह संसार के समस्त वैभव प्रदान करने वाली, विश्वपालिनी, दुख नाशिनी और समस्त भय बाधाओं को दूर कर सुख शांति प्रदान करने वाली है। कवि कृतज्ञता भरे शब्दों में भारत माता की वंदना करते हुए कहता है कि हे शरण देने वाली देवी, तुम ही संपूर्ण जगत की रक्षिका हो। हम तुम्हारी संतान हैं और तुम हमारी माता ही नहीं वरन प्राण हो। मातृभूमि की कृपालु दृष्टि का स्मरण आते ही कवि का मन भक्ति भाव से आपूरित हो जाता है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। आते ही उपकार याद हे माता, तेरा हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा। तू पूजा के योग्य, कीर्ति तेरी हम गावें, मन होता है तुझे उठाकर शीश चढ़ावें। अर्थात हे माता, तुम्हारे उपकार का स्मरण आते ही हम तुम पर मुग्ध हो जाते हैं और हमारे मन में भक्ति की अजस्र धारा प्रस्फुटित हो जाती है। तुम पूजा के योग्य हो, इसीलिए हम तुम्हारा यश गाते हैं। इच्छा तो होती है कि अपना शीश तुझ पर अर्पित कर दें, परंतु इतनी शक्ति हम में नहीं है। अपनी दुर्बलता को ध्यान में रखकर कवि मातृभूमि के समक्ष लज्जित होकर अपना शीश झुका लेता है। भारत भूमि के पवित्र कणों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि पुनः कहता है कि शोकाकुल स्थिति में हम सभी तुम्हारी इसी धूल में लोट लोट कर अपने दुखों को मिटा देते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस धूल को शरीर पर लगाकर कुछ पाखंडी लोग भी साधु कहलाते हैं। इस धूल में इतनी सामर्थ्य, शक्ति और ऊर्जा है कि क्रूर लोगों के मन में भी भक्ति भाव का सहज ही उदय हो जाता है। मातृभूमि की न्यायप्रियता की सराहना करते हुए कवि कहता है कि उसकी दृष्टि में समानता का भाव विद्यमान है। उसकी निगाह में ना कोई अपना है और ना कोई पराया और ना ही कोई विशेष। अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार ही इस संसार में मनुष्य को सफलता
असफलता और सुख दुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मातृभूमि अपने संतानों के बीच भेदभाव रखती है तो वह आँखों के रहते हुए भी अंधे के समान है। कविता की अंतिम 6 पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहें न न्यारे। लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। कवि के अंतर्मन की इन पंक्तियों में यही कामना है कि उसके पूर्वज जिस मिट्टी से जुड़े रहे और अंत में जिस मिट्टी में मिल गए, वे उस भूमि से कभी अलग थलग नहीं हो। इसी भूमि पर लौट लौट कर वह अपने हृदय को परिशांत करेगा। मृत्यु काल में वह निर्भीक भाव से प्रसन्नतापूर्वक इस मातृभूमि की धूल में विलीन हो जाने की कामना करता है। आत्मविलीनता के पीछे आत्मा की सांसारिक भव बंधनों से मुक्ति की आकांक्षा है। संपूर्ण कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि भारतवर्ष का यशोगान किया है। कविता मातृभूमि के सौंदर्यशाली स्वरूप एवं उसकी समृद्धि युक्त विशेषताओं का गौरवगान करने में पूरी तरह समर्थ है। प्रस्तुत कविता का सृजन अंग्रेजों की दास्ता और उनके विविध अत्याचारों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। तब हमारे देश की गरिमा, महिमा, मर्यादा और आत्मबल को लगातार तोड़ने की कोशिश होती रही। ऐसी दैन्य परिस्थिति में इस कविता का लेखन अति प्रासंगिक और विशिष्ट हो जाता है। भारत की महिमा, सुंदरता और उसकी संपन्नता की प्रस्तुति के द्वारा कवि पाठकों को भारत के वैभवशाली होने और उसकी महानता का आभास कराता है। साथ ही मातृभूमि द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों संसाधनों की चर्चा कर एक तरफ कवि जहां अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, तो वहीं दूसरी ओर पाठकों को भी अपनी मातृभूमि के प्रति गौरवान्वित होने के लिए अभिप्रेरित करता है। निस्संदेह कविता की सफलता इस बात में निहित है कि यह हमें मातृभूमि के वैभव का और उसका हमारे प्रति उपकारों का स्मरण कराती है। साथ ही उसके प्रति हमारी कृतज्ञता का भान भी कराती है। धन्यवाद।